हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई एम आत्माराम सैनी। आप सब लोग मेरे से परिचित हो। आप कैसे हो? और मैं आज आपके लिए निवास स्थान का कर निर्धारण, हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें पढ़ा था एक व्यक्ति या व्यष्टि के निवास स्थान का कर निर्धारण। उस क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि व्यक्ति का निवास स्थान, एचयूएफ का निवास स्थान हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी का निवास स्थान और फर्म का निवास स्थान। हमने व्यष्टि का कर निर्धारण यानी व्यष्टि का निवास स्थान हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एचयूएफ, कंपनी और फर्म। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखिए। ये रेजिडेंशियल स्टेटस का जो चैप्टर है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में से बीकॉम सेकेंड ईयर में हर बार एक क्वेश्चन आता है, निवास स्थान के कर निर्धारण कैसे किया जाता है, या कंपनी का पूछ लेता है या फिर लगभग जो पूछता है वो व्यष्टि करदाता के लिए पूछता है। इसी चैप्टर में से नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अकाउंटेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस चैप्टर में बड़ी ही मेहनत करनी है। यदि आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी से या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी से, अपनी जो भी यूनिवर्सिटी से आप हो, उन यूनिवर्सिटी में सब में ये एक क्वेश्चन हर बार मिल जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे। दोस्तों, इसे अच्छे से तैयार करना, कड़ी मेहनत से तैयार करना। यदि आप इसे कड़ी मेहनत से तैयार करोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मैंने जैसे बताया आपको उस प्रकार आपको ये तैयार करना है, और अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपकी मंजिल आपके हाथ में होगी, आप कहीं दूर नहीं रहोगे। निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो दोस्तों, आपको मेहनत करनी होगी, हवाओं में भी आपको मेहनत करनी होगी। गिराने वाले बहुत इंसान होते हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूं आपके लिए एचयूएफ का कर निर्धारण। इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों, पिछले जो लास्ट क्लास थी उसमें 1962 बोल दिया था मैंने, तो वो आपका जो एक्ट था वो 1961 है। जो अप्लाई हुआ था पूरे भारत में वो 1962 में हुआ था। एक्ट 1961 में बना दिया गया था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार एचयूएफ का कर निर्धारण, एचयूएफ का कर निर्धारण भी वही दो शर्तें, आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्तें। आधारभूत शर्त में सिर्फ एक ही शर्त यह है कि एचयूएफ के प्रबंध, एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण, एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में भारत में हुआ हो। ये इसकी आधारभूत शर्त है कि एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में भारत में हुआ हो। सेकंड, जो इसकी अतिरिक्त जो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं इसमें भी, आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्तें। आधारभूत शर्त तो ये जो मैंने बताई आपको कि एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में भारत में हुआ हो, और अतिरिक्त शर्त क्या रहेगी आपकी,
वही दोनों व्यष्टि करदाता की जो दोनों अतिरिक्त शर्तें ना, वो दोनों ही यहाँ लागू होगी, अप्लाई होगी। कौन सी दोनों अतिरिक्त शर्तें थी? यानी करदाता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। सेकंड, करदाता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम कितने? 2 वर्ष भारत में रहा हो, वह करदाता भारत में निवासी माना जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी? फर्म की। फर्म में आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्तें लागू नहीं होती है कि फर्म भारत में कब निवासी होगी और कब अनिवासी होगी। फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है, फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। फर्म के कार्यों का, फर्म का जो कार्य है, फर्म के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत में हुआ हो, वह भारत में निवासी फर्म मानी जाएगी। भारत में फर्म निवासी कब मानी जाएगी? जब फर्म के कार्यों, जो फर्म का जो कार्य है वो पूर्ण रूप से, फर्म के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में हुआ हो, वह भारत में निवासी फर्म मानी जाएगी। चाहे फर्म XYZ विदेश में क्यों ना हो, लेकिन उसके प्रबंध और जो नियंत्रण का जो कार्य वो कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है, तो वो भारत की निवासी फर्म मानी जाएगी। फिर बात आती है अनिवासी फर्म। फर्म के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर हुआ हो, तो वो भारत में अनिवासी फर्म मानी जाएगी। चाहे फर्म भारत में ही क्यों ना हो, चाहे फर्म भारत में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण कहाँ पे हो रहा है? विदेश में, फॉरेन में हो रहा है, तो भारत में अनिवासी फर्म मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपके लिए कौन सा? कंपनी। कंपनी भारत में कब निवासी होगी और कब अनिवासी होगी? कंपनी के कार्यों का, अब बात करते हैं निवासी फर्म की, निवासी कंपनी की। भारत में निवासी कंपनी कब होगी? कंपनी का कर निर्धारण का जो है वो निवासी कब रहेगी भारत में? कंपनी के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में हुआ हो, वही बात है फर्म वाली। कंपनी के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में हुआ हो, तो वह कंपनी भारत में निवासी कंपनी मानी जाएगी। चाहे कंपनी विदेश में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है, तो वो कंपनी भारत में निवासी मानी जाएगी। अब बात आती है अनिवासी कंपनी। अनिवासी कंपनी क्या है? जब कंपनी के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण, जब कंपनी के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर हुआ हो, तो वह भारत में अनिवासी कंपनी मानी जाएगी। चाहे कंपनी भारत में ही क्यों ना हो, लेकिन उसके कार्यों का प्रबंध कहाँ पर हो रहा है? विदेशों में हो रहा है, विदेश में हो रहा है, तो वह भारत में अनिवासी कंपनी मानी जाएगी। कंपनी और फर्म कभी भी, ये एक नोट कर लेना आप, नोट डालना, एक लिखना, कंपनी और फर्म कभी भी असाधारण निवासी नहीं होती है। कंपनी और फर्म हमेशा क्या रहेगी? निवासी रहेगी या फिर अनिवासी रहेगी। अब बहुत सी कंपनियां भारत में ऐसी है जो विदेशी कंपनियां हैं, जिनको आजकल जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो भारत में 50% यानी 50% से अबव
वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देती है कंपनियाँ, लेकिन उन कंपनियों का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या कंट्रोलिंग जो पावर है वो कहाँ पे है? फॉरेन में है। तो वो कंपनियाँ कहाँ रहेगी? वो फॉरेन की कहलाएगी, भारत में निवासी थोड़ी है। ठीक है ना। ये इस चैप्टर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो ये रहेगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि वैश्विक करदाता का निवास स्थान कैसे निर्धारित किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो ये तीनों एक साथ पूछे जाएंगे। HUF, कंपनी और फर्म के निवास स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इनसे जो नेट एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं आपके पास और उसमें क्वेश्चन ये रहता है कि एक वैश्विक करदाता भारत में निवासी कब होगा। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में क्या है? पहले में करदाता गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा। ऑप्शन नंबर बी, करदाता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहा हो। ऑप्शन नंबर सी, करदाता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। इन तीनों से ही, ये जो तीनों ऑप्शन इसी से निवासी और अनिवासी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। रेजिडेंशियल स्टेटस जो था वो कंप्लीट हो चुका अपना। अब हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रहेगा अपना कौन सा? सैलरी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक टैक्स पेयर के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, एक कंपनी एम्प्लॉय के लिए, एक बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, एक कंपटीशन एग्जाम स्टूडेंट के लिए, एक अकाउंटेंट एग्जाम स्टूडेंट के लिए या नेट एग्जाम स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा सैलरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो अपना रहेगा वो सैलरी के ऊपर रहेगा दोस्तों। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अब जल्द ही बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कॉरपोरेट बुक है निगम लेखांकन, उससे रिलेटेड वीडियो भी जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए और आप सब के लिए मेरा जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेहनत मैं कर रहा हूं, सफल आप रहोगे। और मेरी मेहनत को यदि आप अच्छे से अप्लाई कर लेते हो तो सक्सेसफुल आप रहोगे। ओके दोस्तों, बाय, गुड।